Hello, scholars. Be ready to meet the challenges in your English syllabus. I Ragni here to explain all the doubts regarding each chapter of your NCRT book Flamingo. So, without wasting the time, let's start the lesson. Our first lesson from Flamingo is the last lesson by Alphonse Daudet. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैं आपको थोड़ा सा राइटर के बारे में बता दूं। जो लास्ट लेसन के राइटर है अल्फोंस डॉडेट। ही वाज अ फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी ऑथर एंड अ नॉवेलिस्ट। आपकी टेक्स्ट बुक में फ्लेमिंगो की चैप्टर जो लास्ट लेसन है चैप्टर 1 है, उसमें उन्होंने जो मेंशन किया है वो रियल इवेंट से रिलेटेड है। तो द स्टोरी इज टोटली फिक्शन, काल्पनिक है, बट उसमें जो भी उन्होंने एक्सट्रैक्ट लिया है जो वो बहुत ही रियल है ना। और इट वाज फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रूशियन एंड फ्रेंच वार, राइट। सो यू डोंट कंफ्यूज, ये स्टोरी टोटली फिक्शन है। दिस स्टोरी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ वार। आप पढ़ोगे कि किस तरीके से वार हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इवन बड़े बड़े लोगों से, सिविलियन से लेकर मिलिटेंट से लेकर बच्चों तक के जीवन को ये बहुत इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन द चैप्टर लाइन बाय लाइन। बी केयरफुल एंड डोंट मिस एनीथिंग। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participle and I did not know the first word from them. आपने देखा बच्चों, ये जो स्टार्ट किया है चैप्टर, उन्होंने आई से स्टार्ट किया, मतलब नरेटिव स्टाइल में इसको कहते हैं। वो अपनी स्टोरी बता रहा है, जो भी स्टूडेंट है, जो भी बच्चा है, वो आपको बता रहा है कि जब वो पहले दिन स्कूल जा रहा था तो उसके मन में थोड़ा सा डर था अपने टीचर एम हैमल को लेके, जो कि उनके लैंग्वेज के टीचर थे, फ्रेंच के। और उनका नाम था एम हैमल। और उन्होंने उस बच्चे से, अपने स्टूडेंट से कहा था कि वो उससे नेक्स्ट डे क्वेश्चन करेंगे पार्टिसिपल पे। और वो कह रहा है कि मुझे उनसे डर डर का, स्कोल्डिंग का डर है, उनसे डांट खाने का डर है, क्योंकि उसको तो पहला वर्ड ही नहीं मालूम है, उसने कभी अटेंशन ही नहीं पे किया उनके लेक्चर पे। For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. अभी वो मन में उसके चल रहा है, वो सारी चीज़ें मेंटली अपने आप से वो डिस्कस कर रहा है एंड कह रहा है कि इट्स बेटर टू स्टे आउटसाइड। और ये आउटसाइड जो भी एटमॉस्फेयर है मॉर्निंग का बहुत अच्छा है, ब्राइट है, चिड़ियाँ चिर्पिंग कर रही हैं जंगल में। और जब वो उसके रास्ते से जब जाता है घर से स्कूल, तो रास्ते में प्रूशियन सोल्जर्स होते हैं जो ड्रिलिंग करते हैं, तो उसको बहुत टेम्पटिंग, माने बहुत अच्छा प्रलोभन सा दिखता है इसमें कि ये बहुत अच्छा है, रादर द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, टू क्रैम द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल एंड ऑल। ठीक है, लेकिन फिर भी वो अपने माइंड को झटका देता है कि, और कहता है नो नो नो, आई हैव टू गो टू स्कूल। और वो स्कूल की तरफ हरीड ऑफ टू स्कूल, मतलब स्कूल की तरफ जाता है, भागता है। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battle, the draft, the order of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? और जब वो रास्ते से स्कूल की ओर जा रहा था, तो टाउन हॉल पड़ता है रास्ते में, वहाँ पे उसे बहुत सारा क्राउड यानी कि भीड़ दिखी, वो सूचना पट्टी पे, बुलेटिन बोर्ड पे। और उसने सोचा कि पिछले 2 सालों से, क्योंकि ये उस समय से वार चल रही थी, है ना, फ्रेंच एंड जर्मन उसमें कंट्री में। तो उन्होंने सोचा कि इस बुलेटिन बोर्ड पे, इस न्यूज़ बोर्ड पे तो पिछले 2 सालों से बैड न्यूज़ ही आ रही है। कभी-कभी ये न्यूज़ आती है कि हम बैटल हार गए, या कुछ ऐसी कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से कुछ न्यूज़ आता है, कुछ नया रूल आता है। एंड आई थॉट, फिर उसने सोचा
बिना रुके कि अब क्या मैटर हो सकता है जो इतनी भीड़ वहां पे लगी हुई है, इट्स सो क्राउडी ओवर देयर, तो ही वाज जस्ट थिंकिंग कि नाउ व्हाट इट कुड बी हैपन। ऑल राइट, आप लोग रिवाइज करिए और आप यू कैन सेंड मी योर डाउट्स in the box. Okay, now we will continue the next page. Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith's watcher was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Bob. You will get to your school in a plenty of time." और रास्ते में जब बहुत तेजी से वो जा रहा था, तो बहुत सारे लोग मिले, ब्लैक स्मिथ मिला, वॉचर मिला, और भी जो अपनी अपनी चीज़ों को लेके, अपने मैगजीन्स को लेके पढ़ रहे थे, बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि इतनी तेजी से मत जाओ बब, अभी तुम्हारे पास बहुत समय है स्कूल पहुंचने के लिए। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, और उसे लगा कि ये लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और उसकी सांस फूलती है तेज चलने के कारण, और वो स्कूल के बाहर जो एम हैमल का छोटा सा गार्डन था वहां तक पहुंच जाता है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lesson repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. और वो सोचता है कि यूजुअली जब वो आता है स्कूल तो बहुत तरीके का नॉइज़, हस्टल एंड बस्टल होता है। बार-बार टेबल को, डेस्क को खिसकाने की, ड्रॉर को खोलने की आवाज़ें गलियों तक में आती हैं। एक साथ जो वो लोग लेसन को रिपीट करते हैं, उनका इतना लाउड साउंड होता है कि उनको सुनने के लिए बेटरली अंडरस्टैंड करने के लिए कानों पे हाथ उसको लगाना पड़ता है, तो कि सॉफ्ट वॉइस थोड़ा पास हो कानों से। और चिल्ड्र टीचर के रेगुलरली रिपीटेडली उनके रूल्स को पे टेबल पे बार बार टक टक करने का, रिपीट करने की आवाज़ें आती रहती है। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज बहुत स्टिलनेस मीन्स बहुत काम था, सब कुछ एटमोसफेयर बहुत शांत था। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window, I saw my classmates already in their places, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arms. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. Before entering the class, the student was very shocked to see that every student was sitting on their places, और बहुत सब कुछ शांत है, वातावरण बहुत शांत है। और जो मिस्टर एम हैमल हैं वो ही वाज पेसिंग इन द क्लासरूम, मीन्स आगे पीछे ऐसे वॉकिंग कर रहे थे, और उनका जो टेरेबल भयानक रूलर था आयरन का, वो उन्होंने अपने अंडर आर्म्स में करके रखा हुआ था। एंड उसने धीरे से दरवाज़ा खोला, पहले तो विंडो से उसने झाँका, ही पिप्ड फ्रॉम द विंडो और देखा, सारा चीज़ों को समझा। उसके बाद शर्माते हुए, और वो हमसे कह रहा है कि यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लश, मुझे कितनी शर्म आ रही थी, नाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मुझे कितना डर लग रहा था एंटर करते हुए क्लासरूम में। बट नथिंग हैपेंड, एंड Hamill saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz." Now, in this chapter, you are introduced the name of that little boy. It was Franz. वो जो मिस्टर हैमल थे उनके टीचर, जिनसे वो बहुत स्केयर्ड था, उन्होंने उसे देखा एंड ही सेड नथिंग, और बहुत ही काइंडली एंड पोलाइटली उन्हें कहा कि फ्रांस, आके अपनी सीट पे क्विकली, शीघ्रता से बैठ जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap all embroidered.
that he never wore except on inspections and prize days. और अपनी सीट पे बैठ के जब तक वो नॉर्मल होता है, उसके निगाह पड़ती है अपने सर एम हैमल को ऑब्जर्व करता है कि ऑन दैट पर्टिकुलर डे ही वाज वेयरिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेस और वो ड्रेस जो है स्पेशली वो कढ़ाई की हुई सिल्क की ब्लैक कैप है उनकी शर्ट है और वो ड्रेस वो कभी नहीं पहनते हैं सिर्फ वो कुछ स्पेशल ओकेशन जैसे कि इंस्पेक्शन होना होता है स्कूल का या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे होता है उसी दिन वो ऐसे ही वो ड्रेस को कैरी करते हैं और वो ड्रेस उन्होंने उस दिन पहनी हुई थी बिसाइड द होल स्कूल सीम सो स्ट्रैंड एंड सॉलिड पूरा स्कूल बहुत अजीब सा दिख रहा था स्ट्रेंज था वहाँ का एटमॉस्फेयर और बहुत ही अकेला सा था शांत था but the thing that surprised me most was to see on the black back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves old hauser with a three corn hat and corner had and the former mayor, the former postmaster and several other besides. और उसको सबसे ज़्यादा आश्चर्य ये हुआ जब अपनी क्लासरूम पे उसने नज़र डाली तो उसने देखा कि जो उसके क्लास में बैक बेंचेस हैं जो यूजुअली एम्प्टी रहती है वहाँ पे कोई नहीं बैठता वहाँ आज उस विलेज के उस टाउन के जो भी ओल्ड पीपल थे मेयर हॉजर पोस्टमैन एवरी पोस्टमास्टर एवरीवन वाज सिटिंग ओवर देयर वेरी क्वाइटली लाइक द स्टूडेंट्स and everybody was looking very sad and gloomy and Hauser had bought an old primer माने उसके जो उसकी बचपन की कोई किताब होगी उनके घर की कोई किताब होगी छोटी सी जो कभी उन्होंने पढ़ी होगी वो उसके हाथ में थी थम्ड एट द एज जिसको उसने किनारों से पकड़ा हुआ था एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नी और उसे अपने घुटनों पे खोला हुआ था विद द ग्रेट स्पेक्टिकल्स उसके आंखों में चश्मा लगा हुआ था लेइंग अक्रॉस द पेजेस और वो उन पेजों को पलट के देख रहा था वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल और मुझे ये सब देख के बहुत अजीब सा लग रहा था क्यों क्योंकि यूजुअली तो स्कूल में सिर्फ स्टूडेंट्स रहते हैं एल्डरली पीपल नहीं रहते हैं बट दैट डे एवरीथिंग वॉज वेरी स्ट्रेंज तो उसे बहुत अजीब सा लग रहा था एम हेमल माउंटेड चेयर माउंटेड मतलब उठ के खड़े हुए अपनी चेयर से एंड सॉरी बैठ गए एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन और एकदम सीरियसली ग्रेव मतलब सीरियस तरीके से और बहुत ही जेंटल टोन में आवाज में उन्होंने कहा विच ही हैड यूज टू मी सेड माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू उन्होंने कहा मेरे बच्चों ये मेरा आखिरी पाठ है आखिरी सबक है जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन और उन्होंने कहा कि बर्लिन से ऑर्डर आया है बर्लिन जर्मनी का ही एक स्टेट है उन्होंने कहा वहाँ से ऑर्डर आया है कि अब हमारे स्कूलों में फ्रांस के स्कूलों में स्पेशली एलिसेक और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी द न्यू मास्टर कम्स टुमारो और उसको पढ़ाने के लिए नया जो टीचर है वो कल आ रहा है दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन तो ये आज तुम्हारा फ्रेंच का आखिरी लेसन है आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव और मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग बहुत ध्यान से आज के लेसन को पढ़ो वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी और थंडर क्लैप माने जैसे कि तूफान सा मचने लगना है दिमाग के अंदर हथौड़े बजने लगने उसने कहा कितना तूफान भरे ये शब्द थे मेरे लिए ओ द riches that was what they had put up at the town hall now he remembered when he was coming to the school उसने नोटिस बोर्ड पे देखा था it was very crowded अब उसे याद आया कि यही एक नोटिस है जो टाउन हॉल में लगी होगी इसी वजह से वहां इतनी क्राउड थी okay my last French lesson why I hardly knew how to write I should never learn anymore I must stop there then oh, how sorry. I was for not learning my lessons, for seeking birds, eggs, or going sliding on the stars. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry my grammar, and my history of the sands were old friends now that I couldn't give up. अब वो सोच रहा है माय गॉड लास्ट लेसन है ये अभी तो मैंने कुछ भी सीखा ही नहीं अभी हार्डली अभी मुश्किल से मैंने कुछ लिखना सीखा है और मैंने तो अभी अभी बहुत कुछ है मेरे को सीखने के लिए मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ मतलब
उसने अभी फ्रेंच भाषा पढ़ना लिखना शुरू करी थी, अब वो रुक नहीं सकता बिकॉज़ उसके पास ये सीखने के लिए बहुत कुछ था और अब उसे बहुत सॉरी फ़ील हो रहा था कि कैसे हमने अपना टाइम वेस्ट किया इन वॉचिंग बर्ड्स, एग्स एंड रोमिंग हियर एंड देयर। वही बुक्स जो उसको बहुत हेवी लगती थी, बहुत ही बेकार लगती थी कुछ समय पहले तक। बहुत बोझा लगता था टू कैरी दोज़ ग्रामर बुक्स एंड हिस्ट्री बुक्स जिसमें सेंट्स के बारे में, ओल्ड फ्रेंड्स के बारे में कितना कुछ लिखा था। अब वो कह रहा है मैं ये सब ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। एंड एम हैमिल टू और एम हैमिल मिस्टर एम हैमिल जो हमारे टीचर वो भी इस तरीके से नहीं छोड़ सकते हैं। द आइडिया दैट ही वाज़ गोइंग अवे और ये विचार ही कि वो हमें छोड़ के जा रहे हैं दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन अब हम उनसे कभी नहीं मिल पाएँगे, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज़ रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज़। इस आइडिया ही ये सोच ही इतनी हॉरिफाइड थी, इतनी भयानक थी मेरे लिए कि मैं भूल गया वो कितने मेरे मेरे साथ कितने क्रैंकी हैं, कितने हार्ड हैं और उनके रूलर्स के बारे में सब कुछ मैं भूल गया। और मैं बहुत ही मतलब बच्चों कितना पेनफुल सिचुएशन था उसके लिए वो। अचानक से कोई चीज़ आपको पता चलती है कि आपकी लाइफ में कुछ इस तरीके का चेंजेज़ आ रहा है, तो इट्स वेरी हार्ड टू अडॉप्ट दीज़ चेंजेज़ इन योर लाइफ। पुअर मैन, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understand why the old man of the village was sitting there in the back of the room. Oh, अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था फ्रांस को कि why he was wearing such a pretty dress, ये संडे क्लोथ्स उन्होंने क्यों पुट ऑन किए हैं and why these elderly people of the village sitting at the back of the room. It was because they were sorry to इसलिए क्योंकि उन्हें भी बहुत दुख हो रहा था एम हैमल के जाने का, स्पेशली उनकी अपनी जर्मन भाषा अपनी फ्रेंच भाषा ना पढ़ पाने का। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर और उन्हें इस बात का बहुत अफ़सोस था कि वो काश वो स्कूल गए होते, पहले उन्होंने पढ़ाई की होती। इट वाज़ देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज़ 40 years of faithful service and of showing their respects for the country that was theirs no more. और वो जो आज आके यहाँ बैठे हैं, इट वाज़ जस्ट अ टोकन ऑफ ट्रिब्यूट टू दैट टीचर जिन्होंने 40 इयर्स तक अपनी सर्विसेज दी, अपनी लॉयल सर्विसेज दी अपनी कंट्री को एज अ एज अ टीचर और अब वो इस चीज़ को नहीं दे पाएँगे। तो इस चीज़ के लिए वो बहुत सॉरी फ़ील कर रहे थे, उन सबको बहुत दुःख था और वहाँ उनको मतलब एज़ अ रिस्पेक्ट देने के लिए वो वहाँ सारे इकट्ठे हुए थे और उन्हें इस बात का अफ़सोस भी था कि काश वो स्कूल गए होते, उन्होंने कुछ पढ़ लिया होता। व्हाइल आई वाज़ थिंकिंग ऑफ ऑल दिस फ्रेंड्स कह रहा है जब मैं ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी आई हर्ड माय नेम कॉल्ड मुझे तभी सुनाई दिया कि किसी ने मेरा नाम पुकारा इट वाज़ माय टर्न टू डिसाइड अब मेरी बारी थी रिसाइड करने की। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the first word and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. उसने कहा जब मैं सोच रहा था ये सारी चीज़ें दिमाग में मेरे चल रही थी उसी समय मेरा नाम बुलाया गया मेरा टर्न आ गया था डिसाइड करने का और अभी तक जो मैंने नहीं किया था, जो मुझे लग रहा था मैं नहीं कर पाऊँगी, बहुत ही ड्रेडफुल बहुत ही हमारे लिए मुश्किल रूल थे, वो नियम थे पार्टिसिपल्स के ऑल थ्रू, लेकिन अभी वेरी लाउड और क्लियर हो रहे थे। हमें सब कुछ समझ में आ रहा था, विदाउट एनी मिस्टेक मैंने वो सारी चीज़ें बताई, बट आई गॉट लेकिन मैं थोड़ा-सा स्ट्रक हो गया, फर्स्ट वर्ड पे ही मैं मिक्स्ड अप हो गया। होल्डिंग और मैं अपनी डेस्क को पकड़े हुए था और मेरा हार्ट बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर उठा के उनसे नज़रें मिलाऊँ, देखूँ क्योंकि मैं अटक चुका था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या बोलूँ। आई हर्ड एम हैमल से टू मी आई वोंट स्कोल्ड यू। मैंने सुना एम हैमल ने मुझसे कहा कि नहीं मैं तुम्हें डाँटूँगा नहीं, लिटिल फ्रेंड्स यू मस्ट फील बैड एनफ। तुम्हें खुद बुरा फ़ील होना चाहिए, बहुत अधिक बुरा तुम्हें लगना चाहिए। सी देखो हाउ इट इज़, अब ये क्या हो गया है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ हर दिन हम लोग अपने आप से कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। अरे छोड़ो, मेरे पास बहुत समय है। आई लर्न इट टुमारो, हम इन चीज़ों को कल पढ़ लेंगे। एंड नाउ यू सी
वे वी हैव कम आउट, अब देखो अब क्या हो गया है, हम कहाँ आ गए हैं. That's the great trouble with Alice Seeker. She puts off learning till tomorrow. Now, those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchman and yet can neither speak nor write your own language? But you are not the worst, poor little friends. We have all a great deal to reproach ourselves with. और फिर वो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो यही होता है, हम हर चीज़ को कल पे टाल टाल देते हैं. एलिसिक का ये दुर्भाग्य है कि अब उसे ये लैंग्वेज कल के लिए, है ना? नहीं टालना पड़ेगा. और नाउ दोज़ फेलो, अब उन सारी चीज़ों को ये कहना सही होगा कि क्या है ये प्रिटेंड करना कि हम फ्रेंच मैन हैं. कैसे हम कहेंगे कि हम फ्रेंच मैन हैं? ना हमें लिखना आता है, neither you can write, nor you can speak your own language. ना आप ठीक से लिख सकते हो, ना पढ़ सकते हो. ये बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है और तुम्हारे लिए ये बहुत वर्स्ट नहीं है. अभी बहुत समय है. यू हैव अ ग्रेट डील टू अप्रोच. तुम अभी भी उसको अप्रोच कर सकते हो खुद के लिए. उसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो. योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्शियस एनफ टू हैव यू लर्न. तुम्हारे पेरेंट्स ने भी कभी फिक्र नहीं करी, चिंता नहीं करी, तुम्हें पुश आउट नहीं किया कि तुम जाके पढ़ो और तुम्हारे पढ़ाई के लिए उन्होंने प्रेशर लिया हो. दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फॉर्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी. उन्होंने हमेशा तुम्हें प्रेशराइज किया, प्रेफर किया कि रादर देन गोइंग टू स्कूल लर्निंग योर लेसन, बेटर यू वर्क ऑन द फॉर्म एंड मिल्स to get extra money, a little extra money for yourself. And I, ये मैं ठीक कह रहा हूँ ना? I have been to blame also. मुझे मैं खुद को भी ब्लेम करता हूँ, खुद को भी मैं ऐसा स्पेयर नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ से. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lesson? क्या मैंने कभी तुम्हें अपने गार्डन के फ्लावर को वाटरिंग के लिए नहीं भेजा instead of learning? एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, आई डिड नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे. तो क्या तुम लोगों को मैंने छुट्टी नहीं दे दी? तो कहने का मतलब है कि वो ओवरऑल पूरे सर्कमस्टांसेस को ब्लेम कर रहा है और फ्रेंड्स को भी सिक्योर कर रहा है कि सिर्फ तुम्हारी ही गलती नहीं है, ये तुम्हारे पेरेंट्स और हमारी सबकी गलती है कि दैट यू आर इन सच अ सिचुएशन कि आप अपनी खुद की लैंग्वेज को ना लिख सकते हो प्रॉपरली, ना बोल सकते हो. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. और फिर एक के बाद एक चीज़ों को वो जैसे-जैसे उनको याद आती गई, उनकी मेमोरी को वो एक्सप्रेस करते गए. और फिर उन्होंने कहा कि जो हमारी ये फ्रेंच लैंग्वेज है, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है. एवरीबॉडी लाइक्स देयर ओन मदर लैंग्वेज, मदर टंग ना. सबकी वर्नाकुलर सबको अच्छी लगती है और सब बहुत कंफर्टेबल होते हैं अपने मातृभाषा में बात करने के लिए. तो वो अपने जर्मन भाषा, फ्रेंच भाषा के में बहुत ही कंफर्टेबल थे. तो उन्होंने कहा कि हमारी जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, सबसे अच्छी लैंग्वेज है. द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. और फिर वो बहुत अच्छी बात बताते हैं. उन्होंने कहते हैं कि अगर हमें अपने लैंग्वेज पे कमांड है, अगर हमें अपनी भाषा पे कमांड है और हम कितने भी कैद में हो, हमारे पास वो भाषा रूपी जो कुंजी है, वो हर कैद की, हर जेल की वो कुंजी होती है, जहाँ से हम आज़ाद हो सकते हैं. और अगर हमारे पास अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति नहीं है, तो हमें कोई भी अपना दास, अपना गुलाम बना सकता है. देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन. फिर उन्होंने ग्रामर की बुक खोली और हमारे लेसन को हमारे लिए पढ़ा. आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड. और फ्रेंड्स वॉज वेरी सरप्राइज कि आज का जो लेसन उन्होंने मिस्टर हैमल ने एक्सप्लेन किया है, वो उसको लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से सारी चीज़ें उसको समझ में आ गई थी. All he said seemed so easy, I think, too, that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience.
और अभी उसे लग रहा है कि शायद मैंने कभी इतने ध्यान से लेसन को पढ़ा ही नहीं, इट वाज सो इजी टू अंडरस्टैंड, या फिर उन्होंने इतने अच्छे से इतनी क्लियरली एवरीथिंग एक्सप्लेन नहीं करी इतने पेशेंस के साथ. इट सीम्स ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इन ऑल इनटू योर हेड्स एट वन स्ट्रोक. ऐसा लग रहा था वो इस तरीके से क्लियरिटी के साथ सब कुछ समझा रहे थे लैंग्वेज के बारे में कि ऐसा फील हो रहा था कि दैट पुअर मैन, उसके लिए बहुत सॉरी फील हो रहे थे फ्रेंड्स को कि वो यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं. तो दैट्स व्हाई ही इज जस्ट यूजिंग सच काइंड ऑफ एडजेक्टिव फॉर हिम कि वो पुअर मैन. ऐसा फील हो रहा था कि वो जाने से पहले एक ही स्ट्रोक में, एक ही झटके में सब कुछ हमारे दिमाग में भर देना चाहते हैं. एवरीथिंग दैट ही न्यू ही वांटेड टू गिव अस. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. और ग्रामर के बाद हमारा अब लिखने का लेसन का बारी आ गया था, लिखने का बारी था. दैट डे एम हैमल हैड न्यू copies for us written in a beautiful round hand, France Alisic, France Alisic. They looked like a little flags floating everywhere in the school room. और उस दिन मिस्टर एम हेमल हम सबके लिए नई कॉपियां लेके आए थे. पूरी कॉपी पे बड़ा बड़ा ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में उन्होंने क्या लिखा था, फ्रांस एलिसेक. और ऐसा लग रहा था कि पूरी क्लासरूम में छोटे छोटे से फ्लैग, ब्यूटीफुल फ्लैग, झंडे जो है पूरे सबके डेस्क पे पड़े हुए हैं. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of pens over the paper. और बहुत ही अजीब था कि हर कोई बिजी था राइटिंग वर्क में, कोई आवाज नहीं आ रही थी एक्सेप्ट पेन के पेपर पे चलने की आवाजें. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest one who would write on tracing their fish hook, as if that was French too. और मीनवाइल एक बीटल उड़ती हुई आ गई, कुछ बीटल्स उड़ते हुए आ गए रूम में, लेकिन एवरीबॉडी वाज बिजी इन राइटिंग. किसी ने उन पे ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा, उसने भी नहीं ध्यान दिया उस बीटल पे, और वो अपनी कॉपी पे एक फिशिंग हुक बना रहा था. ऐसा लग रहा था कि जैसे वो फिशिंग हुक भी फ्रेंच ही हो. ऑन द रूफ द pigeons coo very low and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? और कहीं छत पे थोड़ी बहुत धीमी सी आवाज, पीजन की कू की आवाज आ रही थी, कबूतरों की कू की आवाज आ रही थी. और सडनली फ्रेंड्स के दिमाग में आया, क्या वो पिजन्स को भी जर्मन भाषा में ही सिंगिंग कराएंगे, द पिजन साउंड. अच्छा बच्चों, कोई एनिमल्स की साउंड कभी बदल सकती है? नहीं ना. जो बर्ड, जो पिजन, जो डॉग, जिसकी जो साउंड है हमारे इंडिया में वही चाइना में है, वही जर्मनी में होगी, वही एवरीवेयर सेम. सेम अगर ब्रीड के सेम काइंड ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स हैं तो उनकी साउंड तो नहीं चेंज हो जाएगी ना. तो ये बस सोच रहे थे कि जर्मन रूल में क्या ये भी है कि पिजन्स का भी साउंड चेंज कर देंगे. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at the another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. और जब भी मेरी नज़रें उठती हैं वो देखने के लिए, तो मुझे क्या दिखता है कि मिस्टर एम हेमल जो हमारे टीचर हैं, सिटिंग मोशनलेस, एकदम आइडली बैठे हुए क्वाइटली अपनी चेयर पे, सिर्फ वो देख रहे हैं एक के बाद एक दूसरी चीजों को, और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हर चीज को अपने दिमाग में उस रूम की फिक्स्ड कर लेना चाहते हैं, इम्प्रिंट कर लेना चाहते हैं, उन सब चीजों का इम्प्रेशन अपने अंदर वो ले लेना चाहते हैं पूरे स्कूल रूम का. Fancy for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. और वो सो कह रहे हैं कि कल्पना करो कि वो 40 साल वो इस एटमॉस्फेयर में रहे हैं, इस विंडो के बाहर उनका गार्डन और उनकी क्लास. 40 years he spent like this only. Only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the oak vine that he had planted himself in about the windows of the roof to the roof. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day.
और सिर्फ जो बेंच एंड डेस्क हैं, ये कभी नई रही होंगी 40 इयर्स में, अभी थोड़ी-सी वो सॉफ्ट हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं। और जो उन पेड़ थे गार्डन में, वो थोड़े से बड़े हो गए हैं। जो उन्होंने खुद प्लांट किए थे, जो हॉपवाइन वगैरह, वो अभी डबल होके उनके रूफ की छत तक पहुँच गई हैं। ये सारी चीज़ें देख के वो अंदर ही अंदर उनका दिल कहीं टूट रहा था। वो बेचारा friends and everything was feeling very sad for this condition of that poor man, that poor teacher who served 40 years in the same place. So it was very hard for him to leave everything. और ऊपर से कहीं से उनके सिस्टर्स के पैकिंग की आवाज़ें आ रही थी, ट्रंक को पैक कर रहे थे क्योंकि उन लोगों को नेक्स्ट डे उस कंट्री को छोड़ के वहाँ से जाना था। But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, bee, bee, bo, boo. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in his both hands, spelled the letters with them. All right. लेकिन उनके अंदर पता नहीं कैसा करिश था सुनने का, हर लेसन को बहुत जल्दी-जल्दी वो सब कुछ सुन लेना चाहते थे। आफ्टर रीडिंग हिस्ट्री के लेसन की बारी आ गई और जैसे कि बेबीज़ चैंट करते हैं, कुछ भी उसी तरीके की आवाज़ें आ रही थी पीछे से। ओल्ड हॉज़र जो अपना पुराना बुक लेके बैठा हुआ था, अपने चश्मा लेके, वो उस बुक को दोनों हाथों से पकड़े हुआ था और इस पे लाउड जैसे बच्चों को पढ़ाते ए, ब लाइक दैट वो साउंड निकाल रही थी। लेटर्स पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वाज़ क्राइंग और ही वाज़ आल्सो क्राइंग व्हाइल रीडिंग द बुक। हिज वॉइस ट्रम्बल्ड विद इमोशन और भावनाओं के साथ, बहुत ही इमोशन सेंटिमेंट्स के साथ उसकी आवाज़ काँप रही थी। एंड इट वाज़ सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। और उसको इस तरीके से बोल के इमोशनली बोलना, अपने ट्रम्बलिंग वॉइस में अटर करना, वर्ड्स को निकालना, इट वाज़ वेरी फनी टू सी। और हम सब हँसना भी चाह रहे थे एंड रो भी रहे थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट वाज़ दैट लास्ट लेसन। मुझे अभी याद है कैसा था वो हमारा आखिरी लेसन मिस्टर एमएमएल के साथ। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। अचानक से चर्च की घड़ी में 12 का घंटा बजा। देन द एंजल्स। At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. M. Hamel stood up, very pale, in his chair. I never saw him look so tall. और ड्रिलिंग के लिए जो प्रिसियन सोल्जर्स थे वो अब वापस लौट रहे थे, विंडो के पास से होके वो जा रहे थे, उनके जाने की ड्रिलिंग की आवाज़ें आ रही थी और वो खड़े हो गए मिस्टर एम हैमल अपनी चेयर से। उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था और मैंने कभी देखा ही नहीं था, आज वो बहुत टॉल लग रहे थे। माय फ्रेंड सेड ही, उन्होंने कहा मेरे दोस्तों, आई आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। जब हम बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं, बहुत इमोशंस भर जाते हैं तो शब्द कहीं घुट से जाते हैं गले में। तो यहाँ पे मिस्टर एम हैमल भी कुछ कहना चाह रहे थे, वो अपनी चेयर से उठे और उन्होंने कहने की कोशिश करी, लेकिन आई ही मैं ही बोल के उनका उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन्हें लगा कुछ उनका गला पकड़ रहे, समथिंग चोक्ड इन हिज थ्रोट और वो आगे नहीं बोल पाएँगे, ऐसा उन्हें फ़ील हुआ। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड। फिर उन्होंने अपना पोस्चर चेंज किया, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न हो गए। टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड bearing on with all his might, he wrote as large as he could। और फिर बहुत फर्मली उन्होंने बहुत ही मजबूती से उस चौक के पीस को पकड़ा और उन्होंने बड़ा-बड़ा बहुत ही खूबसूरत राइटिंग में उन्होंने लिखा, वी वर ला फ्रेंड्स। ये इन्होंने फ्रेंच भाषा का एक सेंटेंस लिखा है। देन ही स्टॉप्ड एंड लेन। इसका मतलब है कि वी वर लव फ्रेंड्स मतलब कि जैसे हम लोग कहते हैं ना हिंदी के लिए लॉन्ग लिव हिंदी, तो वही लॉन्ग लिव फ्रेंच। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। फिर इतना कह के वो रुक गए और दीवार का सहारा लेके वो खड़े हो गए एंड विदाउट अ वर्ड, और उन्होंने एक भी शब्द नहीं उनके मुंह से निकला। ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड। और हाथ से उन्होंने एक जेस्चर माने मुद्रा, भाव भंगिमा जेस्चर होता है ना, हाथों के साथ इशारा करते हैं,
वैसे उन्होंने एक जेस्चर दिया हाथ से, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, कि अब स्कूल फिनिश हो गया है, अब आप सब जा सकते हो. So it was your lesson. So it was the last lesson. In our next video, we will discuss the summary and question answer of the lesson. Till then, goodbye, and please don't forget to like, subscribe, and comment. Thank you.